हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं पिछले एक हफ्ते के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलने वाले हैं। तो बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो में देखते हैं कोटेशन जो हमें पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाता है। तो आज का कोटेशन है, सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें। ये जो लाइन है, ये जितने भी टॉपर्स होते हैं एग्जाम में उन सबके लाइफ में ये चीज़ बिल्कुल इंप्लीमेंट होता है। वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इसलिए वो टॉप करते हैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करते हैं कि वो अपने पूरे लाइफ के जर्नी में जो उनका तैयारी का जर्नी होता है उसमें वो सीखने की जो कला है इसको कभी नहीं छोड़ते हैं। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, तो उसको वो रटने की बजाय उसको मतलब एक होता है ना कि एग्जाम के लिए हमें प्रेशर है तो हम याद कर रहे हैं, उसके बजाय वो क्या करते हैं, उसको सीखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और वो एक अच्छा इंसान बनने के पर्पज से उसको पढ़ते हैं कि मुझे जीएस में जानना है कि हिस्ट्री में हमारे क्या हुआ है, पॉलिटी में हमारे कैसे क्या होता है, हमारी जो जियोग्राफी है उसमें कहाँ पे क्या चीज़ पाया जाता है, कैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है क्या। वो सब एक अच्छा इंसान बनने के लिए जब पढ़ते हैं तो फिर वो एग्ज़ाम को टॉप करते हैं। और वहीं जो बच्चे टॉप नहीं करते हैं या फिर जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं करते हैं उनमें कमी यही होता है कि वो चीज़ों को सिर्फ एग्ज़ाम निकालने के लिए पढ़ते हैं, तो फिर वहीं उनसे लैक हो जाता है और वो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हर एक डाटा अपने माइंड में एक प्रेशर के साथ इनपुट में डालते हैं, फिर वो लंबे टाइम तक उसमें टिका नहीं रहता है और समय के साथ साथ वो धीरे धीरे भूलते जाते हैं। इसलिए आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप सीखने के पर्पज से पढ़ो, ना कि उसको रट्टा मारने या फिर एग्जाम के प्रेशर से पढ़ना है। ओके, तो ये अपने अंदर लाइए, आप में धीरे धीरे बहुत सुधार होता चला जाएगा। चलिए देखते हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है। आपको ध्यान देना है, ये पूछ रहा है ओपेक प्लस में, तो बताइए कि कौन सा देश अभी हाल ही में शामिल हुआ है ओपेक प्लस में। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो अभी हाल ही में शामिल हुआ है सी, ब्राजील देश। कौन सा देश? ब्राजील। देखिए इसके बारे में डिटेल में। ब्राजील ने प्रमुख तेल निर्यातक देशों के साथ गठबंधन करते हुए ओपेक प्लस में प्रवेश को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। किसने दिया है? ब्राजील देश ने, जिससे देश की तेल क्षेत्र में जो है वैश्विक भूमिका और प्रभाव बढ़ने की संभावना है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, ये जो दक्षिणी अमेरिका है उसी में ये देश स्थित है, ब्राजील, जहाँ पे आप बहुत ही फेमस जंगल के बारे में पढ़ते हो, अमेजन जंगल यहीं पे पाया जाता है ब्राजील में। यहाँ पे बात हो रहा है ओपेक के बारे में, तो देख लीजिए कि ओपेक होता क्या है। ओपेक का जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि ये उन देशों का समूह है जो पेट्रोलियम को निर्यात करते हैं, यानी कि बेचते हैं अपने देश से दूसरे देशों में। तो ऐसे देशों का ये संस्था है। ओके, इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में कितने देश शामिल हैं? टोटल 12 देश शामिल हैं। ये बात हो रहा है ओपेक का। इसका स्थापना हुआ था 1960 में बगदाद सम्मेलन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए कि किस ईयर में स्थापित हुआ था। और जो देश है, संस्थापक देश जिसने मिलकर के इसको बनाया है वो है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इतने देशों ने मिलकर के इसको बनाया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया देश में। आपको ध्यान देना है कि ऑस्ट्रिया देश में इसका मुख्यालय है, लेकिन ऑस्ट्रिया जो देश है ये इसका मेंबर नहीं है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको पता होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा कि भारत भी जो है ओपेक का सदस्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना तेल होता ही नहीं है भारत में कि वो उसको एक्सपोर्ट कर पाए। ओके, इसका जो उद्देश्य है ओपेक का वो है कि पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर मूल्य सुनिश्चित करना, इसलिए ये देश अपने आपस में संगठन बना के रहते हैं। ये हो गया ओपेक के बारे में। हमने देखा है कि ओपेक प्लस में शामिल हुआ है ब्राजील, तो ये क्या है? ओपेक प्लस। ओके, इसका स्थापना हुआ था 2016 में। दोनों के ईयर में जो स्थापना है अंतर है, आपको पता होना चाहिए। ये हुआ स्थापित 2016 में। ओके, अमेरिकी सेल ऑयल उत्पादन बढ़ने से तेल की जब कीमतें गिरने लगी थी तब इसका स्थापना किया गया था। ओपेक ने 10 अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ मिलकर के समझौता किया ताकि जो है वैश्विक तेल बाजार को स्थिर किया जा सके। अगर हम बात करें कि इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो ओपेक प्लस में है कुल 23 सदस्य। ये लेटेस्ट डाटा है फरवरी 2025 तक का। कितने देश हैं? 23। कौन कौन से हैं? 12 जो है वो ओपेक के सदस्य हैं और जो 11 है वो अन्य देश हैं, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, रूस, मैक्सिको, मलेशिया, दक्षिणी सूडान और फिर सूडान, ओमान और भी हाल ही में ऐड हुआ है इसमें ब्राजील। ओके, तो ये रहा ओपेक प्लस के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है?
कौन सी सेवा है ये? वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा। तो बताइए कि किसके द्वारा शुरू किया गया है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये शुरू किया गया है सी, LIC के द्वारा। कौन शुरू किया है? LIC। देखिए इसके बारे में डिटेल में। LIC ने अपने एजेंटों की दक्षता बढ़ाने के लिए वन मैन ऑफिस नामक एक नई डिजिटल पहल शुरू की है। किसने? LIC ने। जिससे एजेंटों को क्या फ़ायदा मिलेगा? 24/7 डिजिटल सेवाएं प्राप्त होती रहेंगी। ये फ़ायदा है इसका। इस पहल का जो उद्देश्य है वो ये है कि 2047 तक सबके लिए बीमा सुनिश्चित करा देना है। किसके लिए? सभी के लिए बीमा 2047 तक। इसलिए इसको क्या किया गया है? डिजिटल बनाया गया है। तो ये किसके द्वारा हुआ है? LIC के द्वारा। देखिए इसके बारे में डिटेल में कि LIC ये है क्या। LIC का जो हिंदी में फुल फॉर्म है वो है भारतीय जीवन बीमा निगम। ये जो है भारत की सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा कंपनी है LIC। ओके, यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है, पूरी तरह से, यानी कि कंप्लीट ये क्या है? गवर्नमेंट का है। स्थापित हुआ था 1 सितंबर 1956 में। कब ये स्थापित हुआ था? 1956 में 1 सितंबर को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भारत में, मुंबई में है। ओके, तो ये रहा LIC के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कौन सा ये वीक है? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया है RBI। बी, किसने किया है? RBI फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को लॉन्च। देखिए इसके बारे में डिटेल में। RBI ने वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए 24 फरवरी से 28 फरवरी तक क्या किया है? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक लॉन्च कर दिया है। ओके, इस पहल का जो उद्देश्य है वो ये है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए विकसित भारत 2047 का जो विजन है, जैसे व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए महिलाओं के बीच वित्तीय जागरूकता को और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यानी कि महिलाओं को आगे लेकर के आना है और उनमें जो है एम्पावरमेंट वो आगे बढ़ाना है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? RBI के द्वारा। यहाँ पे बात हो रहा है RBI का, तो देख लीजिए कि RBI से हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनता रहता है। तो RBI की अगर बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर बार बार पूछता है। इसका जो केंद्रीय मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में है, लेकिन स्टार्टिंग में ये कहाँ पे था? कोलकाता में। यह स्थापित हुआ था सबसे पहली बार कोलकाता राज्य में। सर ओसबर्न स्मिथ इस बैंक के क्या थे? सबसे पहले गवर्नर। ये इनकी यहाँ पे फोटो आप देख सकते हो। उसके बाद अगर बात करें भारत के पहले गवर्नर कौन बने थे इस बैंक के, तो वो है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख जी। और यही हमारे देश के पहले अर्थ मंत्री भी बने थे। यहाँ पे आप इनकी फोटो देख सकते हो। अभी हाल ही में कौन बने हैं? शक्तिकांत दास। ये 2018 से अभी तक 2024 तक बने हुए थे 25वें नंबर के गवर्नर। अभी हाल ही में 26वें नंबर के गवर्नर हाल ही में बनाए गए हैं। अभी हम उनके बारे में आपको बताएंगे अगले स्लाइड में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये 2025 का कौन सा समिट है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। बताइए कि ये कहाँ पे हो रहा है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये हो रहा है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे हो रहा है? मध्य प्रदेश में हो रहा है। देखिए इसके बारे में डिटेल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ किया है। कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। यह कितने दिन का समिट है? 2 दिवसीय समिट है, जिसमें निवेश के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस समिट में कई बड़े उद्योगपति और विदेशी प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है भोपाल में, यानी कि मध्य प्रदेश में। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? किसे हाल ही में PM मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि जो मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे अब वो कौन होंगे? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो वो होंगे शक्तिकांत दास जी। सी, कौन होंगे? शक्तिकांत दास जी, जिसके बारे में हमने अभी पीछे पढ़ा है कि ये 25वें नंबर के क्या थे? ये थे RBI के गवर्नर। तो ये अब क्या बन गए हैं? मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2। ओके, देखिए इनके बारे में डिटेल में। RBI के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास जो कि हाल ही में क्या बन गए हैं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ओके, ये अब किसके साथ मिलकर के काम करेंगे? वर्तमान में जो 1972 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं प्रमोद कुमार मिश्रा जी, ये इस समय प्रधान सचिव हैं और इन्हीं के साथ ये दूसरे प्रधान सचिव के रूप में काम करने वाले हैं। कौन? शक्तिकांत दास जी। ओके, देखिए आगे इनके बारे में। चीफ सेक्रेटरी 2 ये जो पद है यह
पहली बार बनाया गया है। यानी कि ये जो दूसरे नंबर का पोस्ट है चीफ सेक्रेटरी का, इससे पहले नहीं था, ये पहली बार बनाया गया है। ओके, विमल जालान के अलावा 6 साल तक कार्यकाल पूरा करने वाले ये दूसरे क्या बने हैं, आरबीआई गवर्नर। यानी कि ये जो गवर्नर जब थे शक्तिकांत दास जी, तो ये 6 साल तक इस पद पे रहने वाले दूसरे भारतीय बन चुके हैं। इनसे पहले कौन थे, विमल जालान जी। ओके, शक्तिकांत दास जी जो बने थे गवर्नर, वो 2018 से 2024 तक बनाए गए थे, जो हमने अभी पीछे आपको बताया है। तो अभी 26वें नंबर के कौन बने हैं, आगे देखिए स्लाइड में, ये बने हैं संजय मल्होत्रा जी। ये आरबीआई के 26वें गवर्नर प्रेजेंट टाइम में बने हुए हैं, ये इनकी फोटो। ओके, तो ये हो गया इसके बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम गिद्धों वाला राज्य बन गया है। यानी कि अब किस राज्य में सबसे ज़्यादा गिद्धों का संख्या पाया जाएगा। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो सबसे ज़्यादा हो गया है मध्य प्रदेश में, डी। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। 2025 का जब हुआ है गिद्ध का जनगणना, तो इसके जो पहले चरण कंप्लीट हुए हैं उसमें पता चला है कि एमपी में देश में गिद्धों की जो आबादी है वो सबसे अधिक पाई गई है। ओके, राज्य वन विभाग है जो मध्य प्रदेश का, उसने गिद्धों की कुल संख्या कितनी बताई है, 12,981। ओके, जो कि ये पिछली बार जो था वो था 10,845, यानी कि लगभग 2 से 3,000 संख्या बढ़ा है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ओके, ये था अभी पहला इसका चरण। जो दूसरा चरण शुरू होगा इसका, ये शुरू होगा 29 अप्रैल 2025 को। फिर देखेंगे कहाँ पे ज़्यादा पाया जा रहा है। राज्य में जो पहली गिद्ध जनगणना हुई थी वो 2016 में की गई थी। 2016 में राज्य में कुल 6,999 गिद्ध थे। यानी कि एमपी में सबसे पहली बार हुआ था 2016 में, उस समय थे 6,999, और जो अभी पिछली बार हुआ था उसमें 10,000 थे, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे कितने हैं, 12,981। ओके, यहाँ पे हम लोग गिद्ध के बारे में इतना ज़्यादा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो जनसंख्या है वो 1990 के बाद से लगातार डिक्लाइन होती जा रही है और हमेशा कम होता जा रहा है। इसका वजह ये है कि एक दवा है, दर्दनाशक दवा, बार बार एग्जाम में पूछता है उस दवा का नाम भी, तो उसका नाम है डाइक्लोफेनाक। ये जो दर्दनाशक दवा है, ये जब गाय को, भैंस को दिया जाता है और वो उनके शरीर में रहता है, और जब गाय और भैंस का डेथ होता है तो उनको जा करके ये खाते हैं, कौन, गिद्ध लोग। फिर उनका क्या होता है, किडनी फेल हो जाता है, जिसकी वजह से 1990 से इनकी जनसंख्या में लगातार कमी आ रही है। तो ये उस दवा का नाम है डाइक्लोफेनाक। ओके, आपके एग्जाम में कई बार पूछता है तो ध्यान दीजिएगा। ओके, यही वजह है कि इस दवा को 2006 के बाद से क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब ये दवा मार्केट में बेची नहीं जाएगी, डाइक्लोफेनाक दवा। तो ये रहा इसके बारे में, इसलिए इंपॉर्टेंट है हमें जानना इसके बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, केंद्र सरकार ने किस कक्षा से पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है। यानी कि अब किस क्लास के पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक का जो प्रशिक्षण होता है वो शामिल किया जाएगा। दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये शामिल होने वाला है बी, कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। केंद्र सरकार ने अचानक दिल का दौरा पड़ने से बढ़ती जो मौत है उसको रोकने के लिए 9वीं कक्षा से पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है। ओके, क्योंकि बेसिक सी बात है कि जब हार्ट अटैक आता है तो क्या होता है, जो ब्लड होता है, खून, उसका प्रवाह जो है वो रुक जाता है। तो बेसिक सी बात है, वहाँ पे आपको क्या करना है कि उसके जो चेस्ट है उसको लगभग 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाना है। ये तो बता रहा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक के बारे में, लेकिन जो प्रारंभिक जो भी प्रशिक्षण होगा उसमें कई बीमारियों के बारे में बताया जाएगा कि आपको बेसिक क्या क्या चीज़ करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे और सोसाइटी हमारा इससे बहुत अवेयर होने वाला है। तो ये शुरू होने वाला है 9वीं कक्षा से। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, तेलंगाना सरकार ने कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड से किस राज्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। किसने किया है, तेलंगाना सरकार ने किस बोर्ड से, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड से। तो बताइए कि ये किस राज्य के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश के खिलाफ। ओके, किसने किया है, तेलंगाना सरकार ने। देखिए इसके बारे में डिटेल में। तेलंगाना सरकार ने आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश ने कृष्णा नदी के लिए जो आवंटित जल है
उससे मतलब ज़्यादा वो उसको यूज कर रहा है, यानी कि वो सीमा को पार कर दिया है। उसने कृष्णा नदी जल प्रबंधन बोर्ड से अनुरोध किया है कि वह आंध्र प्रदेश को और अधिक जल लेने से रोके। तेलंगाना ने कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड से आंध्र प्रदेश को श्रीशैलम और नागार्जुन सागर जलाशयों से पानी खींचने से रोकने का आग्रह किया है। यानी कि तेलंगाना कह रहा है कि आप जो बांध बना दिए हो श्रीशैलम और नागार्जुन सागर, इससे ज़्यादातर पानी आप ही रोक ले रहे हो और हमारे पास ज़्यादा पानी नहीं बच पा रहा है, तो हमारे वहाँ के जो खेत है वो कैसे क्या करेंगे। तो ये किसकी बात हो रही है? कृष्णा नदी की। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो दो है डैम, ये अभी चर्चा में बने हुए हैं, तो आपके एग्जाम में आने का बहुत बहुत संभावना है इसका। तो ध्यान दीजिए कि श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पे है? तो ये है कृष्णा नदी पे। देखिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। ये है कृष्णा रिवर सिस्टम। निकलता है कहाँ से? नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से और जा करके गिर जाता है बंगाल की खाड़ी में। ये जो नदी है इसके लेफ्ट साइड से, यानी कि इसकी बाईं तरफ से कौन कौन सी सहायक नदी आकर के ऐड होती है? डोनी, भीमा, डिंडी, मूसी और मुनेरू। कौन कौन सी? डोनी, भीमा, डिंडी, मूसी और मुनेरू। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि कौन किसका सहायक नदी है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि ये नदी अभी चर्चा में बनी हुई है, तो इसका जो सहायक नदियां हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। और राइट साइड से, यानी कि इस साइड से कौन सी नदियां आकर के इसमें मिलती हैं? तो वो है कोयना, वेरना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। ये जो नदियां हैं ये सब जाकर के मिलती हैं कृष्णा नदी में। ओके, यहाँ पे देखिए हमने बात किया है दो डैम के बारे में। कौन कौन सा? श्रीशैलम यहाँ पे देखिए और नागार्जुन, ये दोनों किस पे है? कृष्णा रिवर पे है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिवर सिस्टम है इस बार के एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम में कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। ये जो नदी है यहाँ से जब यहाँ तक पहुँचती है तो टोटल इसकी लंबाई कितनी है? ये है 1400 किलोमीटर लंबी। ओके, और यहाँ पे जो मूसी नदी है, इसी मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो वो है हैदराबाद। ओके, तो ये रहा इसके बारे में। कुछ भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? बनारस रेल इंजन कारखाना नवनिर्मित विद्युत रेल इंजन वेब 7 को हरी झंडी दिखा करके किसने रवाना किया है? यानी कि जो बनारस का रेल इंजन कारखाना है उसने बनाया है अभी हाल ही में एक विद्युत रेल इंजन, नाम है उसका वेब 7। तो इसको कौन हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है। ये किया गया रवाना बी, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ओके, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे अगर आप ये क्वेश्चन पहले से नहीं पढ़े हो। तो एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आप सोचोगे कि ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मतलब फाइनेंस मिनिस्टर है ना, ये कहाँ आएंगे यहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ इसको हरी झंडी दिखाने। तो ऐसे क्वेश्चन आपको श्योर शॉर्ट पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो किसने दिखाया है हरा झंडी? निर्मला सीतारमण जी ने। देखिए इनके बारे में डिटेल में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बनारस रेलवे कारखाना में बने विद्युत रेलवे इंजन वेब 7 को हरी झंडी दिखा करके क्या किया है? राष्ट्र को समर्पित किया है। ये इंजन बना है 2024-2025 में और ये 375 नंबर का लोकोमोटिव इंजन है। कितने नंबर का? 375 नंबर का। एग्जाम में क्वेश्चन अगर टफ बना रहेगा तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि कौन से नंबर का वो इंजन है, तो 375 नंबर का। इस नई उपलब्धि के चलते अब 140 किलोमीटर की स्पीड पर भी यात्री क्या कर सकेंगे? बिना झटके का जो एहसास है, यानी कि ये 140 किलोमीटर की स्पीड में चलेगी तब भी कोई भी झटका महसूस नहीं होने वाला है। ये जो लोकोमोटिव इंजन है इसका जो क्षमता है वो कितना है? 6000 अश्व शक्ति, यानी कि ये इतना पावरफुल है। ये विशेष रूप से सभी प्रकार की यात्री, मेल, एक्सप्रेस ट्रेनों को खींचने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि ये किसी भी ट्रेन को खींच सकता है क्योंकि ये 6000 अश्व शक्ति का इंजन है। ओके, यहाँ पे बात हो गया इस ट्रेन के बारे में। आपको क्या ट्रेन के बारे में पता है कि सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके, कि सबसे पहले जो रेल चला था वो किस देश में चला था? यानी कि किस देश में सबसे पहली बार रेल चली थी? ओके, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? किसे बीबीसी द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? यानी कि जो बीबीसी है 2024 का किस भारतीय महिला को स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये चुनी गई है बी, मनु भाकर जी। देखिए इनके बारे में डिटेल में।
ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी द्वारा 2024 का भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। यानी कि ये कहाँ का है? ये है यूनाइटेड किंगडम का। किसको दिया जा रहा है? मनु भाकर जी को। ये क्या गेम खेलती हैं? ये शूटिंग करती हैं, यानी कि निशानेबाज। 2020 में मनु भाकर ने बीबीसी का एक और पुरस्कार जीता था। वो क्या था? इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर। ओके, यानी कि 2020 में ये एक और पुरस्कार जीत चुकी हैं बीबीसी के द्वारा, इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर। ओके, अगर हम बात करें इस पुरस्कार को जीतने वाले कौन कौन अभी तक जीते हैं, तो अगर हम बात करें 2019 में, तो इसको जीती थी पीवी सिंधु जी, जो कि हमारे देश की क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उसके बाद अगले साल 2020 में जीती थी कोनेरू हम्पी जी, जो कि एक शतरंज की खिलाड़ी हैं। उसके बाद 2021 और 22 में लगातार 2 बार कौन जीती हैं? मीराबाई चानू जी, जो कि भारोत्तोलक गेम से संबंधित है। और 2023 में इस वर्ष कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया था। 2024 में कौन फिर से जीती हैं भारत की? मनु भाकर जी। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर पूछे कि 2 बार कौन महिला जीती है स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, तो वो है मीराबाई चानू जी, और इस बार जीती हैं मनु भाकर जी। ओके, इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या उपलब्धि रही है। तो अगर हम बात करें मनु भाकर जी के बारे में, तो ये मात्र 22 वर्ष की हैं। 2024 में ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक में ये स्वतंत्रता के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली ये क्या बनी है? पहली भारतीय एथलीट। यानी कि आज़ादी के बाद जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, उसके एक ही संस्करण में ये 2 पदक जीती थी। ओके, इसलिए ये रिकॉर्ड बना हुआ है कि ऐसी करने वाली ये पहली भारतीय एथलीट है। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था। ये बात हो गया सिंगल। और फिर जब मिश्रित युगल वाला हुआ, उसमें ये 10 मीटर में फिर से क्या जीती थी? ये कांस्य पदक जीती थी। उस समय इनके पार्टनर कौन थे? सर्वजोत सिंह जी। यहाँ पे आप फोटो में इनको देख सकते हैं। वह ओलंपिक में निशानेबाज स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। यानी कि इन्होंने ओलंपिक में जो पदक जीता है निशानेबाज में, इस गेम में इनसे पहले कोई भी खिलाड़ी पदक नहीं जीता था। ये भी बहुत अच्छी बात है, पहली बार ये हुआ है। अगर हम बात करें पहली बार, नॉर्मन प्रिचर्ड ने 1900 में पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 2 रजत पदक जीते हैं। यानी कि सबसे पहली बार एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाले कौन है? तो वो है नॉर्मन प्रिचर्ड जी। 1900 जो सन 1900 है उसमें ये जीते थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके द्वारा, ये पहली बार जीती हैं। भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। संबंध है इनका कौन से गेम से? शूटिंग से। ओके, तो ये रहा मनु भाकर जी के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि अब किस राज्य में तंबाकू, गुटखा, कोई भी पान मसाला का उत्पादन नहीं होगा, उसका कोई वितरण नहीं होगा, बिक्री नहीं होगा, कोई वहाँ पे आप मतलब रख नहीं सकते हो। यानी कि कंप्लीट पूरी तरह से किस राज्य में ये तंबाकू और गुटखा बैन हो गया है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये बैन हुआ है बी, झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। चलिए देखिए इसके बारे में डिटेल में। झारखंड सरकार ने ये पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, और ये जो प्रतिबंध है ये अगले 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम के लिए हो गया है, ये सिर्फ अभी 1 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा। फिर देखा जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है, फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ओके, अगर ऐसा हुआ है तो ये किस कानूनी आधार पे हुआ है? ये हुआ है 2 एक्ट के तहत, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स रेगुलेशन, ये जो एक्ट है 2011 का है। इन दोनों एक्ट के आधार पे ऐसा नियम लगाया जाता है। तो ये ईयर इंपॉर्टेंट है कि किस किस ईयर का एक्ट है, एग्जाम में आपके सीधे ईयर पूछ सकता है। तो हो गया इसके बारे में। यहाँ पे बात हो रहा है कि राज्य ने प्रतिबंध लगाया है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि राज्य के पास ये जो पावर आता है ये कहाँ से आता है? नो डाउट हर राज्य के पास जो भी पावर आता है वो आता है हमारे संविधान से। तो संविधान में जो हमारे अनुच्छेद है, अनुच्छेद 38, ये 38 किस में जाता है? डीपीएसपी में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो डीपीएसपी है, हर राज्य के पास पावर है कि वो चाहे तो इसको लागू करे या ना करे। वहीं अगर बात करें हम फंडामेंटल राइट के बारे में, तो यहाँ पे जो सरकारें हैं वो बाध्य हैं कि उनको ये फंडामेंटल राइट देना ही देना है अपने जो भी सिटीजन है उनको। ओके, बट डीपीएसपी के लिए कोई भी राज्य बाध्य नहीं है, वो चाहे तो वो दे सकता है, वो व्यवस्था
चाहे तो नहीं दे सकता है। तो ये आ जाता है अनुच्छेद 38 किसमें, डीपीएसपी में। तो इसके तहत जो है राज्य क्या बाध्य है करने के लिए, राज्य जो है पोषक या फिर पोषण स्तर को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे बात किया गया है। साथ ही साथ वो जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। यानी कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि राज्य के पास ये पावर है कि उसको अगर जरूरत पड़ेगा तो वो राज्य में पोषण स्तर बढ़ाने और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कोई भी काम कर सकता है। और अगर बात करें हम हमारे पास क्या अधिकार है कि हमारा स्वास्थ्य बढ़िया हो, तो हमारे फंडामेंटल जो राइट है इसमें अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। इसमें क्या बात किया गया है, हर व्यक्ति के पास क्या होगा, बेहतर स्वास्थ्य का क्या होगा, गारंटी होगा। यानी कि सरकार उनको एक बेहतर स्वास्थ्य प्रोवाइड कराएगी। ये है हमारे अनुच्छेद 21 में। तो ये हो गया इसके बारे में। आप चाहो तो यहाँ से एग्जाम में कुछ भी पिक कर सकते हो जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है। यानी कि अब किस राज्य की विधानसभा में जो भी बात होगा वो अलग अलग भाषाओं में हो सकता है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये सबसे पहली बार हुआ है ए यूपी में, उत्तर प्रदेश में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवादक सुविधा वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और अंग्रेजी में अनुवाद रिहर्सल का निरीक्षण किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर भाषा को प्रमोट यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे बात हो रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी के बारे में। तो देख लीजिए कि यूपी में कौन कौन सी भाषा किस एरिया में बोली जाती है। ये है यूपी का मैप। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे ये जो एरिया है यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, ये देखिए यहाँ पे ये मैप में ब्लैक में क्या बना हुआ है, खड़ी बोली यहाँ पे बोली जाती है। वहीं जब आप नीचे आओगे इस एरिया में तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, ब्रज भाषा यहाँ पे बोला जाता है। उसके नीचे इस एरिया में कौन सा भाषा बोला जाता है, कन्नौजी भाषा बोला जाता है। और फिर पूरे इस एरिया में यहाँ पे कौन सा भाषा चलता है, अवधी भाषा यहाँ पे यूज किया जाता है। और फिर जब आप इधर आते हो पूर्वी यूपी में तो यहाँ पे चलता है भोजपुरी। और जब आप नीचे आते हो इस साइड में तो यहाँ पे चलता है बुंदेली भाषा। और इधर नीचे राइट में नीचे साइड में चलता है बघेली भाषा। तो ये भाषा का जो वितरण है ये सिर्फ और सिर्फ यूपी का बात हो रहा है। ओके, यहाँ पे बात हो रहा है भाषाओं के बारे में। तो क्या आपको पता है कि हमारे पूरे भारत में जो 2011 का जनगणना हुआ था उसमें पता चला कि हमारे भारत में कितनी भाषाएं हैं, 121 भाषाएं हैं। जिसमें से हमारे संविधान में 22 भाषाओं को क्या किया गया है, आधिकारिक भाषा का मान्यता दिया गया है। ओके, और ये जो 22 भाषाएं हैं ये हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भाषाओं के बारे में। और जनरली जो बात हमारी होती है वो हिंदी भाषा में होती है। आप जो भाषा अभी सुन रहे हो, जो मैं भाषा बोल रहा हूँ वो हिंदी भाषा है। जो आप बहुत अच्छे से समझते हैं वो हिंदी भाषा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो भाषा है हिंदी बहुत पुरानी भाषा नहीं है। सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत। कौन सी भाषा है, संस्कृत, जो कि हमारे वैदिक टाइम में यूज होता था। इसके बाद दूसरी भाषा बनी पाली भाषा। फिर पाली भाषा से बनी प्राकृतिक भाषा। फिर इस भाषा से बनता है अपभ्रंश भाषा। फिर इससे बनता है हिंदी। और ये जो हिंदी बना है ये 1000 ईस्वी के आसपास भाषा बना है। यानी कि ये बहुत पुराना भाषा नहीं है हिंदी भाषा। इसका जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। तो कभी एग्जाम में पूछे कि हिंदी किस भाषा से बना है तो ये अपभ्रंश भाषा से बना हुआ है। और इसकी जो जननी है वो संस्कृत भाषा है। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में किस देश ने BOBP-IGO की अध्यक्षता संभाली है। यानी कि कौन सा देश है जो BOBP-IGO में पहली बार शामिल हुआ है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये है दोस्तों अपना प्यारा भारत। देखिए इसके बारे में डिटेल में। भारत ने माले यानी कि मालदीव में आयोजित 13वीं नंबर की गवर्निंग काउंसिल बैठक के दौरान आधिकारिक तौर पर बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता जो है वो ग्रहण की है। यानी कि 13वीं नंबर की जो गवर्निंग काउंसिल हो रही है ये कहाँ पे हो रही है, ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है डायरेक्ट। तो ये हो रहा है कहाँ पे, मालदीव देश में, जिसमें भारत ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का क्या किया है, अध्यक्षता ग्रहण किया है।
ये हो गया इसके बारे में। यह जो संगठन है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है। यानी कि ये किस एरिया पे मिलकर के काम करते हैं, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र पर। और भारत से पहले इसका अध्यक्ष कौन था, तो वो था बांग्लादेश, जिससे अब मिला है किसको, भारत को। भारत के नेतृत्व में क्या ज़्यादा फोकस होगा कि कैसे हमें इस एरिया का समुद्री संसाधन प्रबंधन करना है, क्षमता का निर्माण करना है, अनुसंधान करना है, यहाँ पे नीति निर्माण और अवैध, अनियमित और अनियंत्रित मछली पकड़ने का जो व्यवस्था है उसको रोकना है। किस एरिया में, बंगाल की खाड़ी में। ओके, तो ध्यान दीजिए कहाँ पे ये हो रहा है। ये हो रहा है दोस्तों मीटिंग मालदीव में, जहाँ पे ये अध्यक्ष बना है भारत। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। कौन सा मेला है ये, पूसा कृषि विज्ञान मेला। तो बताइए कि ये कहाँ पे हो रहा है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये हो रहा है ए नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास के मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में, श्री शिवराज सिंह चौहान जी। इन्होंने क्या किया है, इस मेले का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा। ओके, इस बार का जो मेला है इसका विषय है उन्नत कृषि और विकसित भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार विषय ये थीम पूछ देता है। इस मेले का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, कृषि उद्यमियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों को एक मंच प्रदान करना, जहां वे नवीनतम कृषि तकनीकों, अनुसंधान और नवाचारों से अवगत हो सके। तो कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है दोस्तों नई दिल्ली में। यहाँ पे बात हो रहा है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा। तो देखिए इसके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। इसका दोस्तों इंग्लिश में नाम है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, इसको आमतौर पर हम लोग पूसा संस्थान कहते हैं। यह है भारत का प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान। स्थापित हुआ था 1905 में और ये सबसे पहली बार स्थापित हुआ था पूसा, बिहार में। 1936 में इसको दिल्ली लाया गया। यानी कि अगर आपके एग्जाम में पूछे कि सबसे पहली बार पूसा संस्थान कहाँ बनाया गया था, तो ये बिहार में बनाया गया था, जो 1936 में कहाँ पे आ गया, नई दिल्ली में। ओके, और वर्तमान में ये यहीं पे स्थित है। यह देश में कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। क्या नाम है इसका, पूसा संस्थान। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, नवी एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है। कौन सी वार्ता है ये, नवी नंबर की एशिया आर्थिक वार्ता। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये हुआ है ए पुणे में। कहाँ पे हुआ है, पुणे में हुआ है। देखिए इसके बारे में डिटेल में। एशिया आर्थिक वार्ता का जो नवा संस्करण है वो कहाँ पे हुआ है, महाराष्ट्र के पुणे में। इसमें जो ये 3 दिन का कार्यक्रम है, इसमें कृत्रिम मेधा और स्वचालन सहित भू अर्थशास्त्र में प्रमुख समकालीन विषयों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा की जाएगी। यानी कि जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब यहाँ पे चर्चा होगा। ओके, तो कहाँ पे होने वाला है ये, महाराष्ट्र के पुणे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया है। तो क्या है ये, सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव, ये इसका पहला संस्करण है। तो बताइए कि किसके द्वारा उद्घाटित किया गया है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो सही उत्तर है दोस्तों बी, नरेंद्र मोदी जी, यानी कि हमारे पीएम जी के द्वारा। देखिए इनके बारे में डिटेल में। प्रधानमंत्री मोदी ने सोल यानी कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप का क्या किया है, पहले संस्करण का उद्घाटन। ये जो सोल है इसका लक्ष्य है कि वैज्ञानिक और संरचित तरीकों से नेताओं को क्या किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, जिसमें क्या क्या शामिल होगा, क्रिटिकल थिंकिंग, जोखिम लेने की क्षमता, समाधान उन्मुख दृष्टिकोण, यानी कि वो समाधान निकाल सकें, परिवर्तनशील परिस्थितियों में अनुकूल क्षमता, ये सब डेवलपमेंट होगा किसमें, नेताओं में। ओके, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 100 सक्षम नेता भारत को बदल सकते हैं, इसलिए ये चीज़ किया जा रहा है। सोल का एक समर्पित कैंपस जो है गिफ्ट सिटी कहाँ पे है, गुजरात में, इसके पास स्थापित किया जाएगा, जो एक विश्व स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो कहाँ पे ये स्थापित होने वाला है, गुजरात में। ये बहुत अच्छी बात है कि नेताओं को भी ये सब क्वालिटी इंप्रूव करने का मौका मिलेगा, जो हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, यानी कि हमारे भारत के कौन नए चुनाव आयुक्त बने हैं। दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो अभी हाल ही में बने हैं दोस्तों ज्ञानेश कुमार जी और विवेक जोशी जी। ये दोनों लोग बनाए गए हैं। क्यों ये 2 लोग बनाए गए हैं, अभी बताते हैं आपको डिटेल में। यहाँ पे देखिए,
ज्ञानेश कुमार ने भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। क्या नाम है इनका? ज्ञानेश कुमार जी। ये इनकी फोटो है। 26वें नंबर के क्या बने हैं? हमारे भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है, जो 18 फरवरी को क्या हो रहे हैं? रिटायर हो रहे हैं। और इन्हीं के साथ साथ डॉक्टर विवेक जोशी जी यहाँ पे चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में अपना पदभार संभाल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे इनका भी नियुक्ति हुआ है। इनका नाम है विवेक जोशी जी। ओके, क्यों इनका और इनका चयन किया गया है? क्योंकि जो हमारे देश में चुनाव आयुक्त होते हैं वो 3 लोग मिल करके बनते हैं। ओके, तो एक पोस्ट पे पहले से यहाँ पे विराजमान है डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी। ये इनकी फोटो है। और 2 पोस्ट अभी खाली हुआ है, तो उन दोनों पोस्ट पे इन 2 लोग का चयन हुआ है, एक ज्ञानेश कुमार जी का और दूसरा डॉक्टर विवेक जोशी जी का। ओके, तो ये बने हैं 26वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ पे बात हो रहा है मुख्य चुनाव जो आयुक्त बनते हैं या फिर अन्य चुनाव आयुक्त, उनका कार्यकाल कितना होता है? तो वो या तो 6 साल पूरा हो जाए या फिर उनका 65 वर्ष का आयु कंप्लीट हो जाए। जो भी पहले हो जाए उसके हिसाब से वो रिटायर हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनकी नियुक्ति होती कैसे है, तो इनकी नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और ये जो नियुक्ति होती है वो होता है अनुच्छेद 324 के तहत। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में नए लोगों का चुनाव किया गया है। केवल एक महिला वी.एस. रमा देवी को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि अभी तक भारतीय इतिहास में जो भी मुख्य इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसमें एक ही महिला अभी तक बनी है, तो वो है वी.एस. रमा देवी जी। ये इनकी फोटो है, तो इस लिस्ट में ये एकमात्र महिला है। तो ये हो गया इनके बारे में। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई सीएम के रूप में किसने शपथ लिया है? यानी कि अभी हाल ही में दिल्ली की कौन नई सीएम बनी है, आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो उनका नाम है बी, रेखा गुप्ता जी। कौन बनी है? रेखा गुप्ता जी। देखेंगे के बारे में डिटेल में। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? रेखा गुप्ता जी ने। यहाँ पे इनकी फोटो है। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री बनी है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4थी नंबर की। और 9वीं नंबर की ये मुख्यमंत्री बनी है, कहाँ की? दिल्ली की। रेखा गुप्ता जो है भारत में मुख्यमंत्री बनने वाली 18 नंबर की, यानी कि 18वीं महिला बनी है जो एक सीएम है। पूरे भारत की बात हो रही है, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं हो रही है। यानी कि पूरे भारत में जितने भी महिलाएं आज तक सीएम बनी है, उसमें ये 18वीं नंबर की महिला है। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री के रूप में किनका स्थान लिया है? आतिशी मालिना जी का, जो 27 साल के अंतराल के बाद बीजेपी जो है दिल्ली में सत्ता में वापस आई है। अगर हम बात करें यहाँ पे भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी सुचित्रा कृपलानी जी। क्या नाम है इनका? सुचित्रा कृपलानी जी, जो कि यूपी राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी। यानी कि ये यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री, साथ ही साथ भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और अगर बात करें हम भाजपा की सुषमा स्वराज की, तो ये दोस्तों दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ओके, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डाटा जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो के पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, और आप चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और जैसा भी आपका रिव्यू हो वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।